चलो अब साथ चलते हैं बाय शम्सा इकबाल पार्ट 25। साथ वर्दी पहने तैयार खड़ा था और एक एजेंट नक्शे पर उंगली रखे उसे कुछ समझा रहा था और दूर ही हादी भी खड़ा उसे देख रहा था और साथ की नजरें उसी नक्शे पर थीं जो पूरे ऑपरेशन की लोकेशन पर मबनी था और उसे हादी और बाकी टीम की पोजीशन और इमरजेंसी हालात में लिए जाने वाले एक्शन के बारे में बता रहा था और साथ पूरे इनेमाक से सब सुन रहा था और समझ भी रहा था। आर यू रेडी? सीनियर ऑफिसर ने तफसीलात बताने के बाद पूछा तो वो कहने लगा यस सर। वो सर हिलाते हुए बोला था और फिर उसने हादी की तरफ भी देखा था जो उसी की जानिब देख रहा था। वो हादी के करीब पहुंचा और उससे पूछने लगा कि क्या हुआ भाई? हादी ने कुछ ना कहा और चंद पल वो उसे देखता ही रहा और फिर आगे बढ़कर उसने उसे गले लगा लिया और कहने लगा कि देख रहा हूं कि मेरा साथ कितना बड़ा हो गया है। हादी ने जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा और अब साथ हादी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला कि भाई आप परेशान हैं ना? हादी ने उसे बताया कि एक बड़े भाई के तौर पर मैं जरूर थोड़ा सा परेशान हूं, लेकिन एक सीनियर ऑफिसर के तौर पर मैं जानता हूं कि तुम जरूर कामयाब होगे। हादी ने उसका कंधा थपकते हुए कहा और साथ भी पुरअज़्म था और कहने लगा मैं इस मिशन को पूरा करूंगा, चाहे मुझे जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। और अब हादी भी मुस्कुराया और कहने लगा तुम जरूर कामयाब होगे साथ। और फिर हादी उसे सारी तफसीलात बताने लगा। साथ ये एक माइक्रोफोन ग्लासेस के साथ अटैच करके तुम्हारे कान के करीब लगा दिया जाएगा जिससे तुम हम सबके साथ कांटेक्ट में रहोगे। वो केस जिसमें वो नकली चिप होगी वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर तुम्हारे पास होगा और वो लोग तुम्हें फॉलो करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ तुमसे कुछ ही फासले पर अंडरकोर ऑफिसर्स भी होंगे और वो तुम्हारे आसपास रहेंगे। जैसे वो तुम्हें फॉलो करेंगे तुम उन्हें ट्रैप करके टारगेट एरिया में लेकर जाओगे और वहां हमारी टीम उन्हें घेर लेगी। हादी उसे ग्लासेस पहनाते हुए संजीदगी से उसे सारी तफसीलात बता रहा था और साथ ने उसे पुकारा भाई। हाँ, हादी ने माइक्रोफोन सेट करने के बाद उसकी तरफ देखा। भाई मैं तो इतना प्यारा लग रहा हूं कि मुझे डर है कि मुझे कोई लड़की ना उठा कर ले जाए। और उसकी इस बात पर तो हादी की संजीदगी पल भर में हवा हुई थी। साथ क्या चीज हो। साथ खड़े दूसरे ऑफिसर्स भी मुस्कुरा दिए थे और हादी ने देखा ग्लासेस वाकई उस पर बहुत सूट कर रही थी। और फिर साथ ने शरारत से उसे देखा कि ऐसे क्या देख रहे हैं, नजर लगाएंगे क्या आप? अल्लाह ना करे कि तुम्हें किसी की भी नजर लगे। हादी ने दहल कर कहा और निगाह फौरन उस पर से हटाई। आपका ये नजर हटाना ना इस बात का सबूत है कि मैं नजर लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा हूं। ओफ मेरे अल्लाह, साथ बदस्तूर शरारत ही के मूड में था। इतने सीरियस मिशन पे जाते हुए भी साथ शरारतों से बाज नहीं आ रहा था। तभी हादी का मोबाइल बजा था और सामने किया तो हैदर का लिंक जगमगा रहा था और हादी ने फोन साथ की तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारे लिए फोन किया होगा उसने, मेरे लिए तो इतनी सुबह कभी नहीं उठेगा। हादी की बात पर साथ ने हंसते हुए मोबाइल लेकर कॉल रिसीव की। यार साथ, काश मैं तुम्हें कह सकता कि मत जाओ और तुम्हारी जगह मैं खुद चला जाता। हैदर की इस बात पर साथ मुस्कुराया। भाई आप सब क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? क्या मुझ पर यकीन नहीं है? साथ ने उससे पूछा। पता नहीं, बात कुछ लड़कियों वाली है पर सच में साथ मेरा दिल डर रहा है। हैदर की बात पर साथ गर्दन पीछे को गिराए हंसता ही चला गया। अरे भाई आप फिक्र ना करें ना, मैं कामयाब लौटूंगा। वो एक अज़्म से बोला था
लेकिन मुझे तुम कामयाब के साथ साथ जिंदा और सही सलामत भी वापस चाहिए। और हादी ने बच्चों के से अंदाज में उससे कहा और फिर साथ ने उसे भी तसल्ली दी कि मैं लौट आऊंगा भाई, जिंदा सलामत ना। हैदर जाने क्या यकीन दहानी चाह रहा था और अब साद ने उन्हें यकीन दहानी कराई। भाई मैं लौट आऊंगा, अब किस हाल में लौटूंगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कामयाब लौटूंगा। और उसकी इस बात पे हादी बेख्तियार बोला था इंशाअल्लाह। और साद को अलविदाई कलमात कहकर कुछ देर हादी से बात करके उसे साद का ख्याल रखने का कहकर हैदर ने कॉल बंद कर दी। अब साद गाड़ी में बैठा था और गाड़ी अपने रास्ते पर रवां दवां थी। साद के साथ बज़ाहिर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। दुश्मन को यह यकीन दिलाने के लिए कि यह सब इसलिए है ताकि दुश्मन उसे एक आम ऑफिसर समझकर उसके पास वो चिप मौजूद होने का गुमान भी ना कर सके। साद बज़ाहिर तो मगन अंदाज में गाड़ी चला रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से अलर्ट था और आधे घंटे का सफर तय ही किया था कि बैक व्यू मिरर में से उसे एक गाड़ी अपने पीछे आती दिखाई दी। और फिर उसने मोहतात अंदाज में माइक्रोफोन के जरिए पैगाम हादी और पूरी टीम तक पहुंचाया कि वो लोग आ गए हैं। और फिर हादी की आवाज उसे सुनाई दी, तुम बिना कोई रिएक्शन दिए गाड़ी चलाते रहो और उन्हें किसी भी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए। हादी की आवाज पर वो पुरसुकून होकर गाड़ी चलाने लगा। साथ दूसरी चिप जिसमें वो सब ऑफिशियल डेटा है वो इसी गाड़ी में है और हमें हर हाल में वो डेटा उनसे लेना है, इसलिए तुम तैयार रहना। और साथ ने महज यूं ही कहा। टारगेट एरिया अभी वो काफी फासले पर था, तभी सामने से एक एम्बुलेंस सड़क पर आई और साद की गाड़ी के साथ ही चलने लगी और साद ने गाड़ी साइड पर करते हुए से रास्ता देना चाहा। तभी दूसरी तरफ से भी एक गाड़ी आई और वो बिल्कुल उसी मिलिट्री गाड़ी की तरह थी जिसमें साद बैठा हुआ था। अब वो सिवाय सामने के बाकी हर तरफ से घिर चुका था। और फिर फौरन साद ने कहा, 3 गाड़ियां हैं। साद ने होंठों को हरकत दिए बगैर कहा था। तभी 3 गाड़ियां और सड़क पर नमूदार हुई और वह सब की सब बिल्कुल उसी मिलिट्री गाड़ी की तरह थी जिसमें साद बैठा हुआ था, लेकिन साद पुरसुकून होकर गाड़ी चला रहा था क्योंकि अब तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। अब साद सामने उन गाड़ियों को देखकर साइड पर मौजूद एम्बुलेंस की तरफ मुड़ा और फिर उसके जहन में झमाका हुआ। वो पलटा और आंखें सिकोड़कर उसने सामने चलती गाड़ियों की नंबर प्लेट को देखा तो उन सबकी नंबर प्लेट पर बिल्कुल वही नंबर था जो साद की गाड़ी पर था। यानी वो उससे ट्रैप कर रहे थे। अगर वो खुद ट्रैप हो रहे थे तो वो कर भी रहे थे। और बाहर से देखकर किसी के लिए भी इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था कि साद अब कौन सी गाड़ी में है, क्योंकि वो सारी गाड़ियां बिल्कुल एक जैसी थी और उन सबकी नंबर प्लेट भी एक ही थी। यानी दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां पे मौजूद था और अब वो हर तरफ से घिरता जा रहा था। और साद के मुंह से फिर ये अल्फाज निकले, 3 गाड़ियां हैं और एक ही नंबर प्लेट है। जैसे हादी ने ये अल्फाज सुने तो उसे खतरे का एहसास हुआ। साद ने झुककर अपने पैरों के पास पड़ी गन उठाना ही चाही थी कि गोली चली और साद का पांव ब्रेक पर पड़ा और सामने का शीशा टूटा था। और वहां से हादी चिल्लाया, साद।
और उसने कहा कि मैं ठीक हूं भाई। और उसकी आवाज पर हादी की जान में जान आई थी। वो टारगेट एरिया में घात लगाए बैठे थे, लेकिन दुश्मन ने उस एरिया से पहले ही साद को घेर लिया था। साद को जहां पहुंचना था अभी वहां काफी फासला था और उससे पहले ही दुश्मन ने साद को घेर लिया था। अब हादी ने उस एरिया की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था और माइक्रोफोन की मदद से आवाज उस तक पहुंच रही थी। साद नीचे झुका था और सारी गाड़ियां फिर रुक गई थीं। साद ने गाड़ी का दरवाजा खोला, लेकिन वो बाहर नहीं निकला था। गाड़ी का दरवाजा साथ खड़ी एम्बुलेंस के साथ जुड़ा था और तभी हादी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिली साद को। साद, इनका सारा कंप्यूटर डेटा और इस वक्त का कंट्रोल रूम वो एम्बुलेंस ही है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसमें ड्राइवर के अलावा पीछे 2 आदमी मौजूद हैं। और हादी की आवाज पर साद ने मुड़कर एम्बुलेंस को देखा। वो ऑफिशियल डेटा? साद ने सवाल किया। हाँ, वो भी वहां मौजूद है, हादी ने उसे बताया। और हाँ, वो लैपटॉप जिसमें वो डेटा है, उसका पासपोर्ट ब्रेक करने के लिए तुम वो डिवाइस इस्तेमाल करोगे जो तुम्हें दिया गया है। उसके बाद तुमने उन ऑफिसर्स के नाम देखने हैं जो उनके पास हैं और तुम एक एक नाम को देखोगे और याद रखोगे। और जब तुम ये सब कर लोगे तो इसके बाद तुम लैपटॉप में से वो डेटा डिलीट कर दोगे और अपने पास मौजूद डिवाइस से उस लैपटॉप में वायरस डाल दोगे, जिससे वो डिलीट की हुई फाइल्स कभी भी रिकवर नहीं कर सकेंगे। और तुम्हें यह काम 5 मिनट के अंदर करना होगा, क्योंकि इसके बाद क्रॉस फायरिंग में यह सब करना मुश्किल होगा। हादी के साथ बैठे ऑफिसर ने उसे सूरत हाल से आगाह किया था और तभी साद ने देखा साथ खड़ी एम्बुलेंस का फ्रंट डोर खुल रहा है और साद की गाड़ी यूं खड़ी थी कि उसकी गाड़ी का फ्रंट डोर खुलकर एन एम्बुलेंस के दरवाजे के साथ लग रहा था। और साद ने पलक झपकते ही फायर किया था और अगले ही कुछ लम्हों के बाद उस शख्स की गर्दन गाड़ी से बाहर को ढलकी थी और साद मुस्कुराया था। और फिर साद ने गाड़ी के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल होने के बजाय पलक झपकते ही किसी को गाड़ी चलाने का मौका दिए बगैर एम्बुलेंस के फ्रंट सीट पर सवार हो गया। और फिर उसने पीछे लगे मिरर से देखा कि एक शख्स कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा था, जबकि बाकी दोनों गन संभाले बैक डोर की तरफ गन मोड़े उसी के इंतजार में थे कि कब साद अंदर दाखिल हो और कब वो उस पर गोली चलाएं। लेकिन साद ने मुख्तात अंदाज में पीछे मुड़कर लैपटॉप को देखा और वो सिस्टम ऑपरेट करने वाले शख्स के ऐन सामने मौजूद था। उसके बाद साद ने यके बाद दीगरे साइलेंसर लगी गन से 3 फायर किए थे और आसपास मौजूद गाड़ियां अब खुल रही थीं और कुछ लोग नीचे उतर रहे थे। शीशा तो टूट चुका था, लेकिन साद ने कोहनी की मदद से मजीद शीशा तोड़ा और फायर की आवाज खला में गूंजी थी और साद कर रहा था और फौरन नीचे को झुक गया था। इर्द गिर्द खड़ी गाड़ियों में मौजूद लोग अभी तक एम्बुलेंस में मौजूद आदमियों की मौत से अनजान थे, लेकिन कब तक? साद ने एक नजर बाजू पर लगी गोली से बहते खून को देखा और फिर एक नजर मुड़कर उस सिस्टम को देखा। उसने झुके झुके ही हाथ बढ़ाकर गाड़ी को लॉक किया और अगले ही पल टूटे शीशे के बीच से वो अंदर कूदा था। लैपटॉप खोलकर उसने जेब से वो डिवाइस निकालकर लैपटॉप के साथ लगाई और बाहर धड़ाधड़ गोलियां बरसाई जा रही थीं। और तभी हादी ने उससे कहा कि हम पहुंच चुके हैं साद, तुम घबराना मत। हादी की आवाज माइक्रोफोन पर उभरी थी और साद की उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर हरकत कर रही थीं, जबकि बाहर खड़े आदमियों की उंगलियां गन के ट्रिगर पर। साद ने पासवर्ड ब्रेक करने के बाद उन ऑफिसर्स के नाम खोले थे। 15 ऑफिसर्स थे
वो जिनके नाम और उनकी तस्वीरें वहां उनके पूरे डेटा के साथ मौजूद थीं। साद ने उन पर नजर दौड़ाई, तभी एम्बुलेंस के बैक डोर पर फायर करके उसे तोड़ा गया था और दरवाजा खुल चुका था। और साद ने पैगाम साथियों तक पहुंचाया कि मैं नाम देख रहा हूं। और फिर दूसरी तरफ से पैगाम आया कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, साद तुम वो सब डिलीट करके डेटा करप्ट करो, हमें तुम तक पहुंचने में वक्त लगेगा। वो ऑफिसर चिल्लाया था। और हादी एक पल को साकित हुआ था और एम्बुलेंस हर तरफ से अब घिर चुकी थी। साद बड़े मोहतात अंदाज में बैक डोर को भी देख रहा था और उसके एक हाथ में गन थी जो बैक डोर की तरफ मुड़ी हुई थी और साथ ही दूसरे हाथ से वो डेटा डिलीट कर रहा था। उसने वो वायरस ओपन किया और सामने एक कमांड आई थी और बस पढ़ने को ही था जब बैक डोर खुला था और साथ ही साद ने फायर किया 1 2 3, लेकिन सामने कोई नहीं आया था। तभी साद को गर्दन में कोई चीज सुई की तरह चुभती हुई महसूस हुई और गन उसके हाथ से नीचे को गिरी और खून उसके हाथ से अभी भी बह रहा था। बैक डोर का झांसा देकर और उसकी लैपटॉप पर मसरूफियत का फायदा उठाकर फ्रंट सीट की तरफ से टूटे शीशे वाले रास्ते से कोई अंदर दाखिल हुआ था और उसने उस पर वार कर दिया था और उसका हाथ बेजान होने से पहले उठा था और एंटर का बटन दबाकर साथ ही उसका हाथ नीचे को गिर गया था और वायरस ने सिस्टम को करप्ट करना शुरू कर दिया था। 1%, 2% और 3% और सामने ही लैपटॉप की स्क्रीन पर हिंसे चल रहे थे। बाहर हादी और उसकी टीम के पहुंचने पर क्रॉस फायरिंग की जा रही थी और साथ को अब अपनी टांगें सुन्न होती हुई महसूस हो रही थीं। और उसने सरगोशी की, भाई भाई। और सरगोशी किसी अंदाज में साथ के मुंह से अल्फाज निकले थे और गन चलाता हादी का हाथ थमा था और दिल एक पल को रुका था। साथ तुम ठीक हो ना? हादी तकरीबन चीखते हुए बोला था। भाई भाई। और मंजर अब धुंधले पड़ रहे थे और कोई उसे घसीट कर सीधा कर रहा था और उसके मुंह से टूट कर अल्फाज निकल रहे थे। और किसी ने कहा था कि इसे पीछे वाली गाड़ी में डालकर जितनी जल्दी हो निकलो यहां से, सिर्फ यही जानता है इन तमाम ऑफिसर्स के नाम और इसे हम मार नहीं सकते और ना ही छोड़कर जा सकते हैं। और साथ के कान में लगे हुए माइक्रोफोन से हादी ने वहां खड़े लोगों की गुफ्तगू सुन ली थी और हादी चिल्लाया, साथ। लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया था। अब हादी दीवाना वार एम्बुलेंस के पिछले दरवाजे की तरफ भागा और एक गाड़ी वहां से निकली थी और हादी ने उसके टायर पर फायर भी किया था। साथ को उसमें अब ले जाया जा रहा था और हादी भागकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और उसे उस गाड़ी का पीछा करना था। वो भी कुछ ही फासले पर था जब एक दस्ती बम उस गाड़ी पर फेंका गया। हादी इर्द गिर्द से बेगाना गाड़ी की तरफ भाग रहा था और दूसरे ऑफिसर ने उसे खींचकर जमीन पर गिराया था और खुद भी जमीन पर लेट गया था। फिर अगले ही पल एक धमाके की आवाज के साथ हादी की गाड़ी हवा में बुलंद हुई थी। हादी ने दूर जाती उस गाड़ी को बेबसी से देखा था जिसमें साथ को ले जाया जा रहा था। और फिर उस ऑफिसर ने हादी को उम्मीद दिलाई कि हम उन्हें ट्रैक कर सकते हैं, डोंट वरी। इसकी ग्लासेस उतारो और गाड़ी से बाहर फेंक। तो हादी के कान में लगे आले में उसकी आवाज उभरी थी और उसकी उम्मीद अब दम तोड़ गई थी। और एक आखिरी सरगोशी जो उभरी थी वो ये थी,
भाई। और उसके बाद साद होशो हवास खो बैठा और साथ ही उसकी ग्लासेस उतारकर बाहर को फेंक दी गई और सब आवाजें अब दम तोड़ गई थीं। अब हादी सड़क के बीचों बीच घुटनों के बल बैठकर चेहरा आसमान की जानिब किए चिल्ला रहा था कि साद, साद और साद। लेकिन अब साद की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो उसकी आवाज फजा में गूंजी थी, लेकिन उसे सुनने वाला अब कोई नहीं था। वो जो आखिरी उम्मीद, वो माइक्रोफोन जो ट्रैकर लगा हुआ था, वो भी जा चुका था। अब उसकी आवाज पर जी भाई कहने वाला जाने कहां चला गया था। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। अगला सीन हैदर से शुरू होता है और हैदर भी आज वापस जा रहा था और सुबह सवेरे ही तैयार होकर वो घर से निकल आया था। बैग कंधे पर डाले वो दुआ के घर के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था और उसके आते वो कहने लगा कि कितना लेट कर देती हो तुम यार। अरे सिर्फ 5 मिनट ही दिए थे तुमने मुझे तैयार होने के लिए। हैदर वो खफकी से चेहरे के गिर्द हिजाब लेते हुए बोली। और वह कहने लगा कि सिर्फ नहीं, पूरे 5 मिनट दिए थे, उसने घड़ी दिखाते हुए कहा। और 5 मिनट में क्या कुछ नहीं कर सकता इंसान, और तुम तैयार नहीं हो सकती, मुझसे कहने लगा। और वो भी जिद होके बोली कि ये मिलिट्री पर्सन बेहतर जानता है कि 5 मिनट कितने ज्यादा होते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत कम होते हैं। तुम एक डॉक्टर हो, 5 मिनट में किसी की जिंदगी में कितने अहम होते हैं तुम अच्छे से जानती हो। इन 5 मिनट में किसी की जान जा भी सकती है और बचाई भी जा सकती है। हैदर अभी भी अपने नुक्ते पर कायम था और उसकी वजाहत पर बोली कि तुमसे बातों में जीतना तो नामुमकिन है। अरे मैं तो तुम पे अपना आप वार चुका हूं, बल्कि सब कुछ हार चुका हूं। और हैदर की इस बात पर उसकी धड़कन पल भर को थमी थी और दुनिया के सारे खूबसूरत रंग उसके चेहरे पर फैल गए थे। और फिर उसने अचानक कहा, ओह शिट, मैं तो अपना वॉलेट घर ही भूल आया हूं। मैं बस 5 मिनट में आ जाऊंगा, तुम बस गाड़ी में बैठ के मेरा वेट करो। वो अपनी जेब टटोलने के बाद कहने लगा, अभी गाड़ी गेट के सामने पार्क करके उसने बेल बजाई तो कोई भी ना आया और 2 मिनट तक तो वो बेल बजाता रहा और उसे देखकर दुआ भी गाड़ी से निकल आई। और फिर दुआ ने करीब पहुंचकर पूछा कि क्या हुआ है। तो उसने कहा कि लगता है कि ममा हादी के घर गई हैं आंटी से मिलने, और मेरे पास तो चाबी भी नहीं है, मैं खोलता हूं, कोशिश करता हूं। हैदर ने चाबी निकालकर गेट खोला और दुआ भी उसके साथ ही अंदर आ गई। तभी हैदर का मोबाइल बजा। लो जी, लगता है आ गया मेरा शेर वापस, क्योंकि कॉल थी हादी की तरफ से। उसने मुस्कुराकर दुआ से कहा और कॉल रिसीव की। हाँ भाई, चखा है ना मजा दुश्मन को। हैदर की आवाज पर दूसरी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ था। हादी? उसने उसे पुकारा और दूसरी तरफ हादी का जब्त जवाब देने को था। अभी हैदर सीढ़ियों तक ही पहुंचा था और उसने दूसरा कदम सीढ़ी पर रखा था और तभी दूसरी तरफ से आवाज आई कि हैदर, वो साद। और हादी का लहजा किसी अनहोनी का पता दे रहा था और चंद पल के लिए तो हैदर अपनी जगह से हिल ही नहीं सका और दिल में आने वाले उसने तमाम बुरे ख्यालात को झटका और कदम ऊपर को बढ़ाया। साद कहां है हादी? वो करीबन चिल्लाया था और नीचे खड़ी दुआ का दिल दहल गया था उसके लहजे और आवाज पर। वो से ले गए हैदर। और हैदर का पांव अटका था और वो मुंह के बल गिरा था और एक हाथ सामने सीढ़ी पर रखकर उसने खुद को चोट लगने से बचाया।
हाँ हैदर, वो साद को ले गए हैं। और फिर दुआ भी भागकर उसके करीब पहुंची और उसने उसे उठाना चाहा, लेकिन वो वहीं बैठ गया। हादी, तुम मजाक कर रहे हो है ना? हैदर खुद को तसल्ली दे रहा था। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वो नहीं है मेरे साथ, वो उसे ले गए हैं। वो हमारे साथ को ले गए हैदर, इसलिए क्योंकि उन तमाम ऑफिसर्स के नाम सिर्फ उसी को पता है और उसे गोली भी लगी है। हादी का लहजा उसकी सच्चाई का सबूत था और हैदर ने पूरी कुव्वत से मोबाइल सामने दीवार पर दे मारा। वो ऐसा कैसे कर सकते? उसने तो कहा था कि वो साद का ख्याल रखेगा। वो अब चिल्लाया था। हर दरो दीवार लरज उठे थे। ये घर उनके कहकहों का आदी था, लेकिन आज ये क्या तूफान आया था जो उनकी हंसी साथ बहा ले गया था। और हैदर की ऐसी हालत देखते हुए उसने फौरन कहा कि क्या हुआ हैदर? और हैदर की हालत और उसके रिएक्शन पर तो दुआ दहल गई थी। उसने कभी भी हैदर को ऐसे हाल में नहीं देखा था। साद, दुआ वो साद को ले गए वो साद को। हैदर अपने हवासों में नहीं लग रहा था और उसने उसे कहा कि हैदर, कूल डाउन, वो आ जाएगा, तुम परेशान मत हो। वो उसे तसल्ली दे रही थी। वो उसे कैसे लेकर जा सकते हैं दुआ? भाई है वो मेरा भाई, वो उस पर गोली भी कैसे चला सकते हैं? हैदर चिल्ला रहा था और दुआ ने उसके हाथ पर हाथ रखा। हैदर, वो एक ऑफिसर है, वो कर लेगा सब, वो बच्चा नहीं है। दुआ ने उसे तसल्ली दी। बच्चा ही तो है वो, मेरे लिए बच्चा ही है वो, तुम नहीं जानती वो क्या क्या नहीं करेंगे अब उसके साथ। उससे वो नाम उगलवाने के लिए तुम सोच भी नहीं सकती। वो अपने खदशात जाहिर कर रहा था। वो उसे टॉर्चर करेंगे मगर वो नाम कभी नहीं देगा दुआ, वो लोग उसे मार डालेंगे। नहीं, वो मेरे साथ को मार डालेंगे। नहीं दुआ, ऐसा नहीं हो सकता। वो दीवाना वार चिल्ला रहा था क्योंकि वो जानता था कि एक बार दुश्मन के हाथ अगर एक इंसान लग जाए तो वो उसके साथ क्या कुछ करते हैं और कितना बुरा सलूक होता है। वो उन तमाम खदशात को जहन में लाते हुए अब पागलों की तरह चिल्ला रहा था क्योंकि वो जानता था कि साद कभी भी उन्हें नाम नहीं बताएगा और अगर वो नाम नहीं बताएगा तो उसके बदले में उसका हाल क्या होगा वो जानता था। अब दुआ गेट से अंदर दाखिल ही हो रही थी जब उसका मोबाइल बज उठा था और माहीन गेट खोलने के बाद सामने ही खड़ी थी। अब उसने माहीन को गले लगाया और पीछे वो हटी थी और फिर उसने कॉल रिसीव की और दूसरी तरफ हादी कह रहा था कि दुआ, हैदर कहाँ है और उसे कहीं मत जाने देना। वो इस वक्त जिस हालत में है ना, ऐसे में उसे कहीं भी अकेले मत जाने देना। और हादी की आवाज पर तो उसके गले में आंसुओं का फंदा फंसा था और उसने कहा, हैदर अभी मुझे माही के पास छोड़कर चला गया, वो भी आप ही की तरफ आ रहा है। माहीन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर दूसरी तरफ से हादी ने उससे कहा कि दुआ चुप कर जाओ। वो भी कुछ कहने की थी जब हादी की आवाज पर वो खामोश हुई। देखो, माही को कुछ मत बताना दुआ, वो साथ के लिए बहुत पॉसेसिव है, वो ये सब कुछ नहीं सुन पाएगी। हादी ने उसे खामोश कराने के लिए वजाहत दी और वो उसके फोबिया से खौफजदा था। मैं नहीं चाहता किसी भी रिश्ते को लेकर उसके दिल में फिर से खौफ पैदा हो या फिर उसकी तबीयत बिगड़े। और हादी की बात पर दुआ ने एक नजर माहीन को देखा जो हैरत से आंखों में कई सवाल लिए उसी की तरफ देख रही थी और दुआ ने बड़े हौसले से आंसू जो उसकी आंखों में आ रहे थे वो अंदर को धकेल लिए थे और नॉर्मल हो गई थी। जी भाई ठीक है, उसने अलविदाई कलमात कहकर कॉल बंद की और फिर चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाई।
अब क्या यहीं खड़ा रखोगी या अंदर भी लेके चलोगी मुझे? आवाज में लड़खड़ाहट और नमी मौजूद थी। क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना नहीं चाह रही? माहीन ने खोजती नजरों से उसकी तरफ देखा। अरे तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? दुआ ने अंदर दाखिल होकर गेट बंद करते हुए पूछा। तुम्हारी आंखों की नमी और हादी का मुझसे बात न करना, इसे मैं क्या समझूं? माहीन का दिल डरा था। इसलिए क्योंकि तुम्हारा भाई ना मुझे छोड़कर चला गया। इतने दिन तक मैं उसे देख नहीं सकूंगी, इसीलिए तो उसे अलविदा कहते हुए मैं रोने लग गई थी। और नमी एक बार फिर आंखों में भर आई थी और माहीन ने शुक्र का कलमा पड़ा। पता नहीं तुम्हारी जैसी जज्बाती लड़की के साथ हैदर भाई कैसे गुजारा करेंगे, माहीन ने हंसते हुए कहा। हाँ, वो खुशी खुशी गुजारा करने को ना तैयार हैं। वैसे भी बानो कुत्सिया कहती हैं कि ज्यादा बोलने वाली लड़की और कम बोलने वाला लड़का, ये जोड़ी ना कमाल होती है। दुआ ने माहीन का शक दूर करने के लिए लहजे में ताजगी लाई। तो फिर साथ के साथ कैसी लड़की सूट करेगी? वो तो ज्यादा बोलता है ना, तो उसके साथ तो कम बोलने वाली लड़की अच्छी लगेगी। और माहीन मुस्कुरा कर बोली थी। ओ हाँ, साथ से तो मुझे याद आया कि मुझे उसे कॉल करनी थी। वो अब तक वापस आ चुका होगा ना? माहीन ने लाउंज में दाखिल होकर जल्दी से सामने पड़ा मोबाइल उठाया, नंबर डायल किया और हादी के बैग में पड़ा उसका मोबाइल बज रहा था और हादी ने एक नजर स्क्रीन को देखा। उसके मोबाइल पे माही आपी का लिंक चकमका रहा था और साथ ही साद और माही की एक तस्वीर स्क्रीन पर उभर रही थी। अब दर्द का गहरा एहसास उसके दिल में जागा था। साद, मेरे भाई कहां हो तुम? दुख और बेबसी उसके लहजे से आया थी। और फिर माहीन ने खफकी से मोबाइल स्क्रीन को देखते हुए कहा कि यार वो तो मेरी कॉल ही नहीं रिसीव कर रहा। अरे हाँ, वो हादी भाई बता रहे थे ना कि आज किसी सीनियर ऑफिसर के साथ मीटिंग है कुछ लोगों की, उनके सीईओ भी होंगे, तो क्या पता साथ भी वहां हो। दुआ ने उसे वजाहत दी। हाँ, लेकिन वो एक मैसेज तो कर ही सकता था ना मुझे। माहीन अभी भी खफा थी। आने दो इसे, मैं भी अब बात नहीं करूंगी उससे, चाहे कितनी भी कॉल्स करे मुझे, वो खफकी से भरपूर लहजे में बोली। अब ये जो सीन हो रहा है, ये हो रहा है माही के घर पे। दरअसल जब हैदर घर आया था तो उस वक्त माही अपनी ममा को साद के घर ड्रॉप करने के लिए गई थी। और फिर जैसे वो घर वापस आई तो हैदर दुआ को माही के पास छोड़कर चला गया हादी के पास। अब माही ने वहां पे दुआ का पड़ा हुआ बैग देखा तो कहने लगी कि तुम्हारा बैग तो यहां पड़ा है, लेकिन तुम गायब हो। क्या घर आई थी तुम? मैं तो मम्मा को ड्रॉप करने गई हुई थी साद के घर, एक्चुअली आंटी से कुछ काम था उन्हें। अब माहीन पूरी तरह से दुआ की तरफ मतवज्जा हुई तो वो भी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि हाँ, दरअसल वो हैदर का वॉलेट घर रह गया था ना, इसलिए। उसने उदासी से मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो उसके बाद तुम लोग कहाँ गए? माहीन ने हैरत से उससे पूछा। वो हैदर का मोबाइल गिरकर टूटा था, उसे नया मोबाइल गिफ्ट किया मैंने, वही लेने गए थे। दुआ ने मोबाइल टूटने वाली कहानी गोल की। अरे कैसे टूट गया? वो तो गिफ्ट किया था हादी ने उसे, वो हैरत से बोली। बस उन्हें मुझसे गिफ्ट वसूल करना था ना, इसीलिए टूट गया, वो उदासी से मुस्कुराई। लाख अच्छी दोस्ती सही, लेकिन वो फिर भी अभी माहीन को कुछ नहीं बता सकती थी। और फिर वो उसका ध्यान बटाने के लिए कहने लगी कि तुम्हारी चुनरी ना ज्यादा प्यारी है माही, मुझे भी ऐसी ही चाहिए थी। दुआ ने माहीन का ध्यान बटाने के लिए सामने पड़ी चुनरी उठाई। अरे ये तो मुझे साद ने बड़े प्यार से लेकर दी है, उस शॉप की सबसे प्यारी चुनरी थी ये मेरे लिए ना दुनिया की सबसे प्यारी चुनरी है, क्योंकि ये मुझे मेरे छोटे भाई ने लेकर दी है, वो मोहब्बत भरे लहजे में बोली थी। और फिर दुआ का चुनरी वाला हाथ वहीं थम गया। क्या साद का जिक्र हमेशा से इस घर में इतना ज्यादा और इतनी मोहब्बत से होता है?
या फिर मैं पहली दफा नोट कर रही हूं? दुआ ने खुद से पूछा था। अरे अब तुम कहाँ खो गई हो? साद भी आ जाएगा ना 2 ही दिन में, तो फिर मैं और तुम उसके साथ शॉपिंग के लिए चलेंगे। कहो तो तुम्हें भी ऐसी चुनरी ले दूंगी। अगर ये गिफ्ट ना होता ना तो मैं तुम्हें दे देती। वो दुआ का खोया खोया अंदाज देखकर बोली और वो उदासी से मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ जरूर। और फिर उसने उससे पूछा, तुम सब साथ से बहुत मोहब्बत करते थे क्या? जाने उसके लहजे में क्या था कि माहीन का हाथ कांपा। कुछ था जो गलत था, कुछ, क्योंकि उसने ये नहीं कहा था कि तुम सब साथ से मोहब्बत करते हो। उसने कहा था कि तुम सब साथ से मोहब्बत करते थे क्या? कुछ था जो अब माहीन को महसूस हुआ था, लेकिन वो समझ नहीं पाई थी। फिर उसने गौर किया। ज़ेरे लब दुआ का जुमला दोहराया, तुम सब साथ से बहुत मोहब्बत करते थे क्या? और वो फिर दुआ की तरफ मुड़ी। क्या कह रही हो तुम? करते थे, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? जो उस जुमले में गलत था, माहीन उस तक पहुंची थी। अरे मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी भी करते हो तुम भी ना। माही पता नहीं बाल की खाल क्यों उतारने लग जाती हो। दुआ ने पहले गड़बड़ाकर वजाहत दी और फिर बिला वजह ही माहीन को डांटा। और फिर माहीन ने संजीदगी से दुआ की तरफ देखते हुए पूछा कि ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि, और वो फिर थोड़ा सा आगे को हुई और माहीन के बिल्कुल पास चेहरा लाई और कहने लगी, क्योंकि ना मैं उससे बहुत जेलस होती हूं। सब उसी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तुम, हैदर, हादी भाई, सब। वो बात बदलते हुए बोली, अरे दुआ वो इस काबिल है कि उससे मोहब्बत की जाए। वो शरारती सा हंसने हंसाने वाला साद। अरे तुम नहीं जानती ना उसे, इसलिए उसके जाहिर के साथ साथ उसका बातिन भी कितना खूबसूरत है और उसका दिल बहुत साफ है। दुआ, उसकी जात में ऐसी कशिश है जो हर किसी को असीर कर देती है। सब उससे मोहब्बत करते हैं और वो सबको खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर ही कर देता है। वो एक भाई के साथ एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा हमराज भी है। हर सूरत में ही परफेक्ट है वो। कभी कभी तो मुझे हैरत होती है कि कोई इतना अच्छा भी भला कैसे हो सकता है। दुआ, वो भाई ना होकर भी बिल्कुल भाई जैसा है। और माहीन के लहजे में मोहब्बत थी और दुआ को हैरत हो रही थी सबकी उससे इस कदर मोहब्बत पर। वो सोच रही थी कि वो सबकी मोहब्बतें पाने वाला जाने इस वक्त किस हाल में होगा। और इसके बाद अगला सीन साद से शुरू होता है। दर्द के गहरे एहसास के साथ साद ने अब आंख खोली थी। अब वो कहां पे था और उसके साथ क्या होने वाला था, यह हम जानेंगे अगली एपिसोड में। आज की एपिसोड आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। एंड आई एम रियली होपिंग कि साद ठीक होके वापस आ जाएगा। क्या होने वाला है वहां बहुत अज़ियतनाक है अगली एपिसोड, लेकिन खैर जानेंगे अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।